हाय बच्चों, आज हम लोग किसलय बुक का 9 लेसन पढ़ेंगे। इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 लेसन हम लोग पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो वो भी वीडियो देख ले। किसलय बुक जो बच्चा 10th क्लास में उर्दू पढ़ते हैं इसके लिए यह हिंदी का बुक है। इसी बुक से 10th क्लास में पूरे 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ना और थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब ध्यान से सुनोगे तो मेरी बात आसानी से समझ पाओगे और आप समझ जाओगे तो बहुत ईज़िली तरीके से हर एक क्वेश्चन का जवाब लिख पाओगे। तो आप लोग ध्यान से देखना वीडियो बिना स्किप किए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस पे आपको पूरे बुक का रीडिंग क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चन टोटली चीज़ मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल नेम है किसलय और कमेंट लाइक टोटली चीज़ कर देना। अब हम लेसन देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नए लेसन का नाम है अशोक का शस्त्र त्याग। यह इसके रचनाकार वंशीधर श्रीवास्तव है। यह एक एकांकी है। अगर पूछा जाए आपसे कि अशोक का शस्त्र त्याग क्या है तो आप लोग बता देना कि अशोक का शस्त्र त्याग एक एकांकी है और इसके रचनाकार वंशीधर श्रीवास्तव है। तो ये बात बता देना। और कई दफ़ा पूछा भी जा चुका है कि अशोक का शस्त्र त्याग क्या है। तो आप लोग ध्यान से याद रखना कि अशोक का शस्त्र त्याग एक एकांकी है और इसके रचनाकार वंशीधर श्रीवास्तव है। अब हम लोग इसका इंट्रो देखते हैं। इस एकांकी का इंट्रो। वंशीधर श्रीवास्तव रचित एकांकी अशोक का शस्त्र त्याग अहिंसा के पक्ष में अपने कथानक का मार्मिक विकास करती है, शांति के पक्ष में सक्रिय होने की शिक्षा देती है। इस लिहाज से पाठ्य की उपादेयता उल्लेखनीय है। अभिनय, नाटकीय दृश्यों का संयोजन प्रवाहमात्रा की दृष्टि से पाठ में विशिष्ट है। हम लोग इसका इंट्रो पढ़ लिए। इंट्रो में ये दिया है कि जो पाठ है अशोक का शस्त्र त्याग, यह अहिंसा के पक्ष में कथनानक मार्मिक विकास करती है इस पाठ में। तो अब हम लोग इसका पहला दृष्टि देखते हैं इस पाठ का। एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है। आकाश में तारे चमकने लगे हैं। शिविरों में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता का छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। यहाँ दिया है अशोक और यहाँ दिया है द्वारपाल। तो ये जो पहला दृश्य है इसमें अशोक और द्वारपाल का जो बात होता है वो हम लोग पढ़ते हैं कि अशोक और द्वारपाल में क्या बात हो रही है वो देख रहे हैं। आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है।
और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका। दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए, लाखों घायल हुए, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? यह अशोक इतना बात कह रहे हैं खुद से। अब द्वारपाल सिर झुकाकर, राजन संवादता आना चाहता है। अशोक आने दो। संवादता प्रवेश कर, महाराज अशोक की जय हो। शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। अशोक प्रसन्नतापूर्वक, मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई है, कलिंग जीत लिया गया है। संवादता चुप रहता है। अशोक बोलते क्यों नहीं? तुम चुप क्यों हो? संवादता धीरे से, बोलूं क्या महाराज? कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है। फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया? अशोक उत्तेजित होकर, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। संवादता हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हुए, बंद है तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूँगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ, हाथ से जाने का संकेत करते हैं। पहला दृश्य हम लोग पढ़ चुके हैं। अब दूसरा दृश्य है। अब हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं कि दूसरा दृश्य में क्या है। दूसरे दिन प्रातःकाल का समय, शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर बैठे हैं। उनके पास उनका सेनापति है। सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद है। अशोक, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, इनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमरण नहीं कर रहा है। आओ, आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। यहाँ पे अशोक लिखा है। इसका मतलब है कि अभी हम यहाँ से और यहाँ ले जितना बात पढ़े है वो अशोक के द्वारा कही गई है। तो ये बात एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। जो हम अभी पढ़े हैं, अशोक अभी जो कह रहे हैं कि वीर सैनिकों से जो बात कह रहे हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में लिखा होता है और पूछते हैं कि ये किसके द्वारा कही गई बात है। तो ये अशोक के द्वारा कही गई बात है। तो आप लोग ये भी याद रखना कि यहाँ जो अशोक लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग जो उसके सामने जो बात होती है अशोक के, जो अशोक बात कहते हैं, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो बताते हैं
अभी रीड करते हुए जो बोलते हैं अशोक जयसंवादिता, उसके बाद हम फिर पढ़ते हैं जो जो इस एकांकी में लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अशोक की कही हुई बात ये है और इतना है। अब यहाँ है सब सैनिक। तो सब सैनिक का मतलब है कि अब जो हम पढ़ेंगे वो सब सैनिक की कही हुई बात होगी। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देख के अच्छा से समझना, बिना स्किप किए देखना। सब सैनिक तलवार खींचकर मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। और ये बात सुन के अशोक जो कहते हैं वो सुनकर सारे सैनिक कहते हैं, अपना तलवार खींचकर बोलते हैं मगध की जय और सम्राट अशोक की जय, मतलब अपने राजा का जय करते हैं। सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें घिंची की घिंची रह जाती है। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष भेष में एक वीरांगना है जो सैनिक भेष में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। यह कलिंग महाराज की कन्या पद्मा है। अगर आपसे पूछा जाए कि पद्मा कौन थी, या फिर ये लिखा हो कि कलिंग महाराज की पद्मा क्या लगती थी, तो आप लोग बता देना कि पद्मा कलिंग महाराज की कन्या थी, मतलब कलिंग महाराज की बेटी थी। और ये पूछा भी जा चुका क्वेश्चन है, कई दफ़ा बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 10th में पूछा गया क्वेश्चन है कि पद्मा कौन थी। तो पद्मा कलिंग महाराज की कन्या यानी उसकी बेटी थी। तो आप लोग याद रखना कि पद्मा जो है वो कलिंग महाराज की बेटी है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध से देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं। पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से, बहनों तुम वीर कन्या, वीर भगनी और वीर पत्नी हो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंख बंद कर लोगी। अशोक स्वतः यह कौन है? क्या साक्षात दुर्ग कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है? शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? ना, मैं स्त्री वध नहीं करूँगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूँगा। मैं शस्त्र नहीं चलाऊँगा। प्रकट सैनिकों स्त्रियों पर हाथ न उठाना। आगे बढ़कर तुम कौन हो देवी? पद्मा
मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हथियारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ, मेरी ये वीरांगनाएं हैं। कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक, कहाँ है मेरे पिता का हथियारा? मैं उससे दंड युद्ध करना चाहती हूँ। अशोक अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी। दोषी मैं ही हूँ, परंतु तुम स्त्री हो। तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। पद्मा: क्यों महाराज? अशोक: शस्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। पद्मा: और शस्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। शस्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो। लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो। फूंक दो उस शस्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है। मैं तुमसे शस्त्र सीखने नहीं आई हूँ, शस्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। तुम हत्यारे हो। मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारे खून की प्यास बुझाने आई हूँ। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाए। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती है। अशोक सिर झुका लेते हैं। पद्मा: क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पुनरावृत्ति होती होगी। अशोक: बहुत हो चुका राजकुमारी। मैं अब युद्ध नहीं करूँगा, कभी युद्ध नहीं करूँगा। तलवार नीचे फेंक देते हैं। पद्मा: यह क्या महाराज? अशोक अपने सैनिकों से: तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो आज से। अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। पद्मा आगे बढ़कर: मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज। मैं तुमसे युद्ध करूंगी। मुझे अपने पिता का बदला लेना है। अशोक सिर झुकाकर: तो ले लीजिए बदला राजकुमारी। मैं अपराधी हूँ जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है, और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके आगे नत है। काट लीजिए इस सिर को। मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। पद्मा: तो जाइए महाराज। स्त्रियां भी निहत्थियों पर वार नहीं करेगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। अब हम लोग तीसरा दृश्य पढ़ते हैं। अशोक और उसके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। बौद्ध भिक्षु:
अशोक से कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अशोक मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि बौद्ध भिक्षु जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अशोक जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे बौद्ध भिक्षु अहिंसा ही मेरा धर्म होगा अशोक अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। बौद्ध भिक्षु मैं सबसे प्रेम करूँगा और मेरी करुणा का सदावर्त आप सबको मिलेगा अशोक मैं सबसे प्रेम करूँगा और मेरी करुणा का सदावर्त आप सबको मिलेगा। बौद्ध भिक्षु प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूँगा अपनी प्रजा की भलाई करूँगा सब प्राणियों को सुख और शांति पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूँगा। अशोक मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं शक्ति पर आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। बौद्ध भिक्षु बोलो बौद्ध शरण गच्छामि धर्म शरण गच्छामि संघ शरण गच्छामि सभी बौद्ध शरण गच्छामि धर्म शरण गच्छामि संघ शरण गच्छामि। पटाक्षेप यहाँ वंशीधर लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि जो इस पाठ को लिखे गए हैं उसका नाम ये है यहाँ लिखा। तो आप लोग ये भी याद रखना कि ये जो हम लोग अभी पढ़े हैं अशोक का शस्त्र त्याग यह एक एकांकी है जिसके रचनाकार वंशीधर श्रीवास्तव थे। अब हम लोग इसका शब्दार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ जो इसमें यूज हुआ है शब्द उसी का अर्थ मतलब एक शब्द का और भी ज़्यादा अर्थ होता है एक से ज़्यादा अर्थ तो वही शब्दार्थ होता है। शस्त्र शस्त्र हाथ में थमाकर चलाने जाने वाला हथियार जैसे तलवार। अब शस्त्र का मतलब शब्दार्थ का यही मतलब होता है कि शब्द का अर्थ हो। तो ये जो शस्त्र है तो शस्त्र उसे कहा जाता है जो हाथ में थमाकर चलाने वाला हथियार हो। तो हाथ में रखकर चलाने वाला हथियार कौन सा होता है तो तलवार होता है तो उसी को शस्त्र कहा जाता है। त्याग छोड़ना संवादता संवाद पहुँचाने वाले। अब जो संवाद लाते हैं उसे संवादता कहते हैं। तो संवादता का मतलब होता है संवाद पहुँचाने वाला मतलब एक जगह की बात दूसरी जगह पहुँचाने वाला एक जगह की खबर दूसरी जगह जो पहुँचाए उसी को संवादता कहते हैं। गुप्तचर छिपकर टोह लेने वाला जासूस और गुप्तचर उसे कहते हैं जो छिप कर टोह लेने वाला जासूस होता है जो छिप कर सारे राज को जानते हैं उसी को हम जासूस कहते हैं। संचालन नेतृत्व सुचारू रूप से चलाना। आत्मसमरण अपने आप को उपस्थित करना स्वयं पकड़ में आना। पराधीन दूसरों के अधीन। वीरांगना वीर महिला युद्ध में लड़ने वाली महिला। अब वीरांगना वैसे औरत को कहते हैं जो युद्ध में लड़ने वाली महिला होती है।
वीर महिला को वीरंगाना भी कहा जाता है। साक्षार्थ सामने, प्रतिज्ञा प्रण निश्चित। तो हम लोग शब्दार्थ पढ़ लिए। अब यहाँ दिया है प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास जो हम पाठ में पढ़े हैं उसी से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, तो आप लोग वो भी वीडियो देख लेना। अभी हम रीड किए हैं 9 लेसन, उसी का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। तो आप लोग वो भी वीडियो देख लेना, जिसमें हम इस लेसन का 9 लेसन का प्रश्न अभ्यास का आंसर बताएंगे। तो आप लोग वो भी लेसन देख लेना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट टोटल चीज़, और चैनल नेम है किसले। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।